आगे बढ़ने से पहले एक बार का मैं चार्ट वापस ले रहा हूँ ताकि जो भी आपको अभी तक बताया वो क्लियर हो जाए। वीडियो कंटिन्यू और लाइन से देखें, बीच में अगर आपने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आएगा। गुड्स में देखो, मैंने जो पार्ट किए थे वो मैंने यूँ कर दिया था, ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अब मैं यहाँ पर वो करूँ, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी फॉर यूज बाय देयर यूजर। यूजर कौन है? कंज्यूमर है, तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स। यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। अभी तक अगर आप कंफ्यूज है तो वो दूर हो जाए आपका कंफ्यूजन। अब इसमें मैंने 4 ले लिया था, 4 में 4 लिए थे मैंने। कौन कौन सा? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, फिर नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। ये इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, नॉन मटेरियल फॉर्म होता है ये। और इसको मैं कह सकता हूँ कैपिटल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल, वन टाइम यूज वाला जो भी गुड्स है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि सारा जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स पार्ट ही प्रोड्यूसर गुड्स का है। लेकिन सारे आपके प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता, तो ध्यान रखना ये कैपिटल गुड्स पार्ट है प्रोड्यूसर का, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल भी आता है और दूसरे भी आते हैं। तो सारा गुड्स तो कैसे कैपिटल गुड्स होगा? अगर सारा ही वो होना होता फिर मैं यहाँ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्यों लिखता, मैं यहाँ कैपिटल गुड्स ही लिख देता, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने आपको बताया था जो अभी बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर चुका है, बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर चुका है, अंदर है, उसमें अभी और वैल्यू ऐड करनी है और नॉट रेडी फॉर यूज। फिर मैंने इसमें आपको डिफरेंट भी बता दिया था। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड रहती है, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड रहेगा, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं रहेगा। इस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। हाँ, ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंडिचर है ना इस वाला, ये इस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं इस पर वो आपके इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इसको साथ में कर दें तो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहाँ तक का सारा पार्ट मैंने आपको डिफरेंट के माध्यम से सारा बता दिया था। अब मैं लेता हूँ आज का वीडियो जिसमें एक छोटा सा पार्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वापस मैं इसको ले रहा हूँ। अब इस पार्ट को अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? तो एग्रीगेट कंजम्पशन को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, एग्रीगेट कंजम्पशन को क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कौन करेगा? एक तो कंज्यूमर करेंगे, दूसरी गवर्नमेंट करती है, और तीसरा कुछ एनजीओज करते हैं। एनजीओज कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कैसे करती है वो देखते हैं। तो देखें, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ, ये वीडियो नंबर डालना भूल गया, 6। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये एग्रीगेट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, बाय गवर्नमेंट और बाय एनजीओ। हम खुद जो परचेज करते हैं हाउस होल्ड्स के रूप में, घरों में जो सामान लाते हैं, वो गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड के रूप में परचेज करती है। जैसे आर्मी है, पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ है, इनके लिए यूनिफॉर्म वगैरह खरीदती है, इनके खाने की वो सारा सामान खरीदती है। तो गवर्नमेंट भी एक पार्ट है कंज्यूमर के रूप में। और कई एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपने भी कोरोना के टाइम में देखा होगा, कई संस्थाएं ऐसी आई थी जो लोगों घर घर पर उन्होंने होम टू होम
खाना पहुंचाया था प्रत्येक घर पर, तो ये भी कंजम्पशन करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय गवर्नमेंट और एनजीओ, ये इनके जो एक्सपेंसेज है इनकी टोटल कर लेते हैं, उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। बच्चों इन्वेस्टमेंट, वैसे अकाउंट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते तो अकाउंट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो मनी लगाई जाती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जिसको ऑनर के बिजनेस के एंगल से कैपिटल बोलते हैं। या इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो टॉपिक तो वही रहेगा। मैं अगर इन्वेस्टमेंट कहूँगा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि मैं प्रोड्यूसर गुड्स में कुछ पैसा लगा रहा हूँ। अब प्रोड्यूसर गुड्स में जो पैसा लगा रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इसका दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम है? कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। इसका अगर मीन बताएं तो मैं यूँ कह दूँ सिंपल में चेंज इन कैपिटल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा पूरा लंबा लिखने की बजाय। इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन कैपिटल, मतलब मनी का वो पार्ट जो और इन्वेस्ट किया और लगाया है। क्यों लगाया है? मनी अर्न करने के पर्पज से। देखो पैसा तो हम कंजम्पशन में भी लगाते हैं पर वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए लगाते हैं, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है हमने अधिक मनी जनरेट करने के पर्पज से पैसा लगाया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मीन हो गया, इन्वेस्टमेंट का मीन है चेंज इन कैपिटल, इट मीन्स चेंज इन कैपिटल। यहाँ के कैपिटल के लिए ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट को मेनली दो पार्ट कर रहा हूं मैं। एक तो हो गया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एक तो हो गया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हो गया स्टॉक कैपिटल फॉर्मेशन। पहला क्या हुआ? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मैं इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूं, बता आपको, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो फिक्स एसेट्स, चेंज इन फिक्स एसेट्स, चेंज इन फिक्स एसेट्स। और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1 अप्रैल को हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 5 मशीन थी, ये क्वांटिटी लिख रहा हूँ 5, और 5 लाख रुपीज़ की थी। देखो, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इसी का दूसरा नाम है, ध्यान रखना। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। चेंज इन फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, बेचने के लिए जो माल पड़ा होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है। 1 अप्रैल को मेरी फैक्ट्री में 5 मशीनें थी 5 लाख रुपए की। 31 मार्च 2020 को मशीनें हो गई 9 और 10, ये 11 लाख की कर देता हूँ, 11 लाख की। तो आप बताएं कितना चेंज आया? तो मैं ये नहीं कहूँगा -4, +4 हुई है, ध्यान रखना। चेंज मतलब यहाँ क्लोजिंग में ज़्यादा हुई है, यहाँ चेंज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, जब मैं अकाउंट पढ़ाऊँगा और उसमें चेंज करूँगा तो उसमें मैं चेंज करूँगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इकोनॉमिक्स में अगर मैं कर रहा हूँ तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूँगा। ठीक है, अब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 9 हो गई मशीनें, 5 थी 4, और कितने रुपए इन्वेस्ट किया आपने? 6 लाख। आपने 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, और इधर आप देखें तो चेंज इन स्टॉक आपके पास 1 अप्रैल 2019 को 8 लाख का माल दुकान में था, क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी है। 31 मार्च
2020 को आपके पास माल बचा 6 लाख का, तो चेंज हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया -2 लाख। इसका मतलब है आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टॉक, बात इन्वेस्टमेंट की चल रही, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करें, ये 12 लाख का है, तो यहाँ चेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब 12 लाख माइनस 8 लाख, तो कितना चेंज हो गया, 4 लाख। ठीक है, तो ये कहलाता है चेंज। अब ये हो गया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और स्टॉक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके फ़ायदे क्या हैं, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होने क्या फ़ायदे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास मशीनें बढ़ेगी, मशीनें बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मशीनें बढ़ेगी, देखो मशीनें बढ़ेगी, इंक्रीज, फैक्ट्रियाँ खुलेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे आउटपुट इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि मशीन अगर आप लगाएंगे टेक्निक में चेंज आएगा, और जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर आप स्टॉक में चेंज करते हैं, स्टॉक में चेंज करने के फ़ायदे क्या हैं, हाँ रॉ मटेरियल अगर चेंज कर रहे हैं, बढ़ाया आपने रॉ मटेरियल बढ़ाया आपने, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मशीनों को माल मिलता रहेगा, आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी, आपका बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आपके पास फिनिश्ड गुड्स ज़्यादा है तो ध्यान रखना दो चीज़, एक तो ज़्यादा होता है कि आपने रखा है ज़्यादा, और एक ज़्यादा होता है कि अपने आप ही ज़्यादा हो गया, बिक नहीं रहा है। अगर बिक नहीं रहा है, सोल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये तो नुकसान की तरफ जाता है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के माल रोक रखा है, सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप स्टॉक कर रहे हैं, जब इसका सीजन आएगा उस टाइम आप सोल्ड करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू।